हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी उतने ही अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने किए थे न्यूमेरिकल्स किए थे, जो हमारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, दो न्यूमेरिकल। ठीक है, जो कि कह सकते हैं बेस थे किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में, कि एक एटम जो होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एटम की जो डेफिनेशन थी वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, जॉन डॉल्टन ने ये जो डेफिनेशन दी थी एटम के बारे में, या फिर उन्होंने क्या कहा था कि एटम इतने छोटे पार्टिकल्स है कि हम उनको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके हैं? इस पूरे यूनिवर्स के। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है? वो छोटी से छोटी यूनिट जिससे कह सकते हैं पूरी चीज जो होती है, पूरा सब्सटेंस बना हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। अब हम एटम को कंपैरिजन कर सकते हैं किससे? एक ब्रिक से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक जो ब्रिक जो होती है बच्चा, यानी कि एक ब्रिक से क्या होता है, ये पूरा हमारा जो इंसानों की जो दुनिया है वो किससे बसी हुई है? इन्हीं बिल्डिंग से, घरों से, कंपनीज वगैरह से ही बसी हुई है। अब इन सबको बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? ईंट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक एक ईंट को हम कह सकते हैं बार बार रिपीट करके एक बहुत बड़ी इमारत कह सकते हैं, या फिर बहुत शानदार जो बिल्डिंग्स है, होटल्स वगैरह बना सकते हैं। इन द सेम वे ये पूरा संसार भी क्या है? ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। अब मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम्स है। ठीक है, जैसे एक पूरी इमारत इस ईंट से बनी हुई है, इन द सेम वे ये पूरा यूनिवर्स, पूरी की पूरी जो मैटर है इस यूनिवर्स में, वो किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। तो यानी कि हम अगर बात करें, अब बात करते हैं एटम के साइज की। अब देखो, एटम क्या होता है? साइज में हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम नेक डाई से नहीं देख सकते। दे आर बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, यानी कि एटम्स हमारे इमेजिनेशन से भी परे हैं। यानी कि देखो, अब हम छोटे से छोटा पार्टिकल क्या इमेजिन कर सकते हैं जो कि बहुत ही छोटा है साइज में? लाइक हम क्या इमेजिन कर सकते हैं? जैसे कि हाँ, सैंड पार्टिकल्स है। एक जो सैंड का जो छोटा सा दाना जो होता है, ग्रेन जो होता है, स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ सैंड, वो क्या होता है? कितना छोटा होता है साइज में, बहुत छोटा होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें, आटा, मैदा जो होती है, जो कितनी बारीक होती है, उसका एक पार्टिकल, एक ग्रेन जो है वो भी कितना होता है? साइज क्या होता है उसका? बहुत ही छोटा होता है। इन द सेम वे हम बात करते हैं डस्ट पार्टिकल्स की। देखो, टिंडल इफेक्ट में हमने पढ़ा था, जब किसी डार्क रूम में किसी होल से लाइट आ रही होती है, देखो, अगर हम छाया में, शैडो में बैठे हुए हैं रूम के अंदर, जहाँ पर कह सकते हैं कोई लाइट नहीं आ रही होती, वहां पर भी वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख पाते। लेकिन जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं और उसके पाथ को विजिबल कर देते हैं। तो उस पाथ में हम उन डस्ट पार्टिकल्स को देख पाते हैं, और जैसे ही वो हल्के से शैडो में चले जाते हैं तब हम उनको नहीं देख पाते। तो उनका भी साइज क्या है? देखो, बहुत ही छोटा होता है। इन द सेम वे एटम्स भी क्या होते हैं? साइज में बेटा बहुत बहुत छोटे होते हैं। इनको हम नेक डाई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए क्या चाहिए? एक हाई पावर के माइक्रोस्कोप चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चले हुए हैं एटम्स को देखने के लिए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इन एटम्स को देख सकते हैं। अब देखो, कोई चीज अगर नॉर्मल लेंथ में होती है तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कह सकते हैं, उसकी लेंथ को हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर में, या फिर कह सकते हैं किलोमीटर में। अब एक चीज कह सकते हैं बहुत ही छोटी है, तो उसको मापने के लिए यूनिट भी क्या हो जाएगी? हमारी डिफरेंट हो जाएगी। अगर मान लो हल्की सी छोटी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे भी अगर छोटी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नैनोमीटर का यूज करते हैं। अब ये नैनोमीटर क्या होता है बेटा? एक नैनोमीटर जो होता है वो क्या होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो जाएगी एक नैनोमीटर की यूनिट, यानी कि एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। अब एटम्स को क्या किया जाता है? इन्हीं नैनोमीटर में
मेजर किया जाता है। यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है, आप देख सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट हमारा वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या दी गई है, रेडियस दी गई है। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखो एटम्स जो होते हैं वो शेप में कैसे होते हैं बेटा, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। अब एक स्फेरिकल शेप है तो उसका हम साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब मान लो मैं तुम्हें क्या करूँ, मैं तुम्हें एक कह सकते हैं लोहे का गोला दे दूं और तुम लोगों से, आप लोगों से पूछने लग जाऊं कि इसका वॉल्यूम निकालो, इसका सरफेस एरिया निकालो, इसका कह सकते हैं मुझे साइज बताओ, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे बताएं, हमारे पास कह सकते हैं उसको मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए, रेडियस तो होनी चाहिए कम से कम, है ना। इन द सेम वे एटम के साइज को भी मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी रेडियस होनी चाहिए। और इसी रेडियस को हम क्या करते हैं, उसके नैनोमीटर में मापते हैं, ठीक है। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। यहीं पर यहाँ पे दिया गया है कि जो हाइड्रोजन एटम है हमारा, उसकी रेडियस दी गई है 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये इसकी हाइड्रोजन एटम की रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की भी रेडियस दी गई है टेबल में हमें 10⁻⁹ ओके, मीटर में है ये। अब आगे ऐसे कि मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो कह सकते हैं हमारा ब्लड जो होता है, जिसमें जो आरबीसीज वगैरह होती हैं वो हीमोग्लोबिन से बनी हुई होती है, जिसकी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की। तो उसका भी साइज देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हो ग्रेन ऑफ द सैंड, यानी कि रेत का वो छोटा सा दाना जिसका साइज क्या होता है 10⁻⁻4। एटम तो इससे भी छोटा होता है, जो कि क्या होता है, स्मॉलेस्ट एटम हमारा क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अगर ये एटम इतना छोटा है तो हमें क्या पड़ी है बेटा इनकी, मतलब एक पार्टिकल जो है जो इतना छोटा है जिसको हम देख भी नहीं सकते डायरेक्ट आंखों से, ऐसे नेक्ड आईज से, तो हमें उसके साइज की, उसके बारे में इतनी क्या पड़ी है कि हम उसके मतलब कह सकते हैं हम उसके पीछे पड़े हुए, हम जानना चाहते हैं। तो इतना जरूरी क्यों है ये, तो देखो बच्चा क्यों है ये जरूरी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, सारी की सारी किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, ठीक है। और हमें पता चल गया है कि मैटर भी किसी से बना हुआ है, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जिससे मैटर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो अब तो एटम जरूरी हो गया है ना, ठीक है। यानी कि साइज में बहुत छोटा है, हमें दिखाई भी नहीं देते, फिर भी ये क्या करते हैं, डे टू डे हमारी लाइफ को अफेक्ट करते ही रहते हैं किसी ना किसी तरह से। ये कॉन्स्टेंटली हम पर क्या कर सकते हैं, अपना इफेक्ट डालते ही रहते हैं, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इन एटम्स को हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है कि कैसे, एक कह सकते हैं ये सिलिकॉन एटम का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, उसको कह सकते हैं मैग्नीफाई किया गया है माइक्रोस्कोप की मदद से। और यहाँ पर ये उसकी सरफेस है कि कैसे जो एटम्स है आपस में, ये देख पा रहे हो आप इससे फोटो में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सिंबल्स की, कि आज के टाइम में ये जो एटम्स हैं इनका जो सिंबल है वो इतना भी क्या जरूरी हो गया, ठीक है। तो सिंबल की अगर बात करें, देखो क्या है, क्यों जरूरी हो गए सिंबल्स, क्या है। अब पहले अगर मान लो उस जब तक सिंबल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, कोई भी एलिमेंट है अगर उसके बारे में कुछ लिखना पड़ रहा है तो क्या करते थे, मान लो जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में लिखना पड़ रहा है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि काफी बड़ा नेम है इसका। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, OXYGEN, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे सारे एलिमेंट्स के नेम क्या है, बड़े बड़े नेम्स हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना क्यों कुछ ना कुछ ऐसा शॉर्टकट लिया जाए इन नाम का, जिससे लिखने में आसानी हो, बोलने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसीलिए सिंबल्स का आइडिया आया साइंटिस्ट के दिमाग में, और सबसे पहले जो आइडिया है वो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, क्यों ना, ठीक है, मैं सिंबल देता हूँ उनके, और अलग अलग सिंबल देता हूँ। और उन्होंने क्या सिंबल दिए, उन्होंने ये सिंबल दिए जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का क्या किया उन्होंने, एक गोला बना दिया और बीच में डॉट लगा दी कि ये हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा। फॉस्फोरस का क्या किया, एक गोला बनाया फिर से और बीच में इस तरह का साइन दे दिया, ये फॉस्फोरस होगा। कॉपर के लिए सी बना दिया, गोल्ड के लिए जी बना दिया, और ऐसे ऐसे ये कर दिया इसके सराउंडिंग्स में, बाउंड्रीज पे। प्लेटिना के लिए पी बना दिया। तो इस तरह से
सिंबल्स दे दिए डाल्टन जी ने। अब वहाँ उस टाइम पर कह सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी तो उनको ही क्या किया उन्होंने इस तरह से सिंबलाइज कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर भी डिफिकल्टी हो गई, अब इनको मेमोराइज करना डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। तो फिर से एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, बेर्जिलियस, ठीक है। इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इन एलिमेंट्स को सिंबल को बनाने के लिए क्या करें, उन्हीं के नाम के फर्स्ट या 2 लेटर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या करें, सिर्फ हम H ले लें। फोस्फोरस है, फोस्फोरस का क्या करें, सिर्फ P ले लें, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने सोचा कार्बन का क्या करें, C ले ले, ऑक्सीजन का O ले ले और इस तरह से इनके सिंबल्स रख दें, ठीक है। तो इनका जो आइडिया है वो सभी साइंटिस्ट को अच्छा लगा और आज के दौर में भी क्या किया है, यही जो आइडिया जो है इन एलिमेंट्स के नेम के लिए यूज किया जा रहा है। सॉरी। तो देखो कैसे कैसे इन एलिमेंट्स के जो नेम है वो रखे गए। तो शुरुआत में क्या किया गया, ये इन एलिमेंट्स के नेम कहाँ कहाँ से लिए गए, कुछ एलिमेंट्स के नेम लिए गए उनके प्लेस से जहां पर वो स्टार्टिंग में पाए गए, ठीक है। जैसे कि कॉपर जो है वो शुरुआत में कहाँ पाया गया, सिप्रस नाम की जगह पे पाया गया, तो उसी के 2 लेटर्स यहाँ से ले लिए, एक सी ले लिया स्टार्टिंग से, फिर सी यू ले लिया, सॉरी ओ ले लिया और इस तरह से इसका नाम रख दिया जगह के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कह सकते हैं गोल्ड का नाम किससे रख दिया गया, उनके कलर के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश भाषा में येलो जो होता है वो क्या होता है, कि येलो कलर होता है, गोल्ड का मतलब क्या होता है, येलो होता है। अब गोल्ड जो हमारी मेटल थी वो क्या थी, येलो ही है कलर में, तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, गोल्ड रख दिया गया। अब देखो फिर से डिफिकल्टी आने लग गई कि ठीक है भाई स्टार्टिंग के 2 लेटर ले लेंगे, अब कैसे करें। अब फिर से डिफिकल्टी क्या आने लगी, कोई कहीं से कुछ कर लेने लग गया, किसी ने मान लो ऑक्सीजन का OX ले लिया, किसी ने O ले लिया, तो फिर से दिक्कत आने लगी। सेम उसी तरह से जैसे मान लो कि अब क्या हो, एक हरियाणा का इंसान कहाँ चला जाए, तमिलनाडु में चला जाए, ठीक है। अब इस तमिलनाडु के इंसान क्या करेंगे, तमिल बोलेंगे वो तो, ठीक है। तो क्या उसको वो तमिल समझ में आएगी, नहीं आएगी ना। इन द सेम वे अगर कोई मुंबई का इंसान जो मराठी बोलता है, वो अगर पंजाब में आ जाए तो उसको क्या पंजाबी समझ में आएगी, नहीं आएगी। तो दोनों के कम्युनिकेशन में क्या हो रही है, अब दिक्कत आ रही है, ठीक है। उसको सोल्व करने के लिए क्या कर दिया गया है सरकार ने कि भाई पूरे भारत की मातृभाषा क्या होगी, हमारी हिंदी होगी, तो हिंदी का ही हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे बोलने के लिए, ठीक है। अब इसी तरह से तो क्या हो गई, ये प्रॉब्लम तो है वो एक तरह से सोल्व हो गई। अब इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर मान लो ये तो हो गई हमारे इंडिया की बात। अब अगर मान लो इंडिया से बाहर बाहर जाना है, कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाना है, तो उस केस में हम वहां पर जाकर अपनी हरियाणवी, अपनी पंजाबी या फिर अपनी मराठी बोलेंगे तो क्या हम वहां पर उनको समझा पाएंगे, अपनी बातें नहीं समझा पाएंगे ना। और ना ही वो बातें हमको समझा पाएंगे क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं जानते, वो हमारी नहीं जानते। तो उसके लिए क्या कर दिया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर एक लैंग्वेज होगी कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए, वो कौन सी थी बेटा, इंग्लिश थी। अब इसी तरह से ये भी जो एलिमेंट्स हैं जिनके नाम रखे जा रहे हैं, तो इनको भी क्या किया, एक संस्था थी जिसका नाम क्या है बल्कि अभी भी IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने क्या किया कि ये जो संस्था है जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी उनको क्या करेगी, यही संस्था सिंबलाइज करेगी, यही उनको कह सकते हैं नाम देगी, उनके सिंबल के 2 लेटर भी यही देगी। तो यानी कि सब कुछ जो है उन एलिमेंट्स का यही संस्था अप्रूव करेगी। अब क्या हो गया, जो ये अप्रूव करेगी वही उस एलिमेंट का ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम होगा, वही उसका सिंबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही जो लेटर्स थे, अब ये जो सिंबल यूज किए जा रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो कैसे यूज किए गए कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो भी नाम है तो उसका जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। और आगे वाले अगर मान लो हम 2 लेटर ले रहे हैं तो जो सेकंड लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कहा। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो क्या लिया, सिर्फ H लिया, ठीक है। अब जैसे कि एल्यूमिनियम को ले लिया, अब एल्यूमिनियम के 2 सिंबल हैं, A और L से बना है इसका सिंबल, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। अब ये नहीं होगा,
ए एल कि ए भी बड़ा कर दिया, एल भी बड़ा कर दिया, नहीं, ये इसका सिंबल नहीं होगा। इसका सिंबल क्या होगा, ए कैपिटल होगा और अगले वाला लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। इन द सेम वे जैसे कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्या होता है, सीओ सिंबल होता है, तो हम ओ को बड़ा नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, उसको छोटा रखेंगे। अब देखो यहीं पे कितना चेंज आ गया, अगर हमने ओ को बड़ा कर दिया, जब ओ स्मॉल था तो क्या था, वो कोबाल्ट था, जैसे ही उसको बड़ा कर दिया तो अब ये कोई और ही चीज बन गई। ये क्या होती है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा, वो अपर केस में होगा, यानी कि बड़ा होगा, कैपिटल होगा, और बाकी के सारे लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अब और भी जो कह सकते हैं एलिमेंट्स थे, उनके नाम कैसे कैसे रखे गए, सबके सिंबल्स जो है वो अलग अलग तरह से रखे गए। कुछ के जो एलिमेंट्स सिंबल्स थे, जैसे कि क्लोरीन का क्या ले लिया गया, Cl ले लिया गया, ठीक है। जिंक का क्या ले लिया गया, Zn ले लिया, यानी कि सिंपल इसके इनके नाम में से कहीं से भी दो कोई एक सिंबल निकालेगा। स्टार्टिंग का तो क्या लिया, इनके नाम का फर्स्ट लेटर ले लिया, और दूसरा कहाँ ले लिया, इनके पूरे नाम में से बीच में से कहीं से भी कोई लेटर ले लिया। ऐसे जिंक में से स्टार्टिंग का क्या ले लिया, Z ले लिया, और बाकी बाद में क्या ले लिया, यहाँ पर N ले लिया, ठीक है। फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको कह सकते हैं जर्मन, लैटिन और ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग उनके नाम से रख दिए गए। जैसे कि आयरन जो है उसको लैटिन भाषा में क्या कहते थे, फेरम कहते थे। तो फेरम से आयरन के लिए क्या किए, फेरम से फर्स्ट दो लेटर ले लिए गए और इसको सिंबल क्या रख दिया गया, Fe रख दिया गया है। ऐसे ही सोडियम के लिए, सोडियम को क्या बोला जाता था, नाइट्रियम बोला जाता है, और वहां पर उनके अकॉर्डिंग क्या ले लिया, Na को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया। पोटेशियम को कैलियम कहा जाता था, तो पोटेशियम का सिर पे के ले लिया। तो इस तरह से इनके नाम जो है वो रखे गए। यहाँ पर एक टेबल देख पा रहे हो आप, इस टेबल में भी कुछ नाम्स हैं एलिमेंट्स के जो लिए गए। जैसे कि एल्यूमिनियम का क्या रख दिया गया, Al रख दिया, ठीक है। आर्गन का क्या रख दिया, Ar रख दिया। बैरियम को क्या रखा, Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे जो भी एलिमेंट्स थे उनके नाम रख लिए गए उनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग। कुछ का कह सकते हैं उनके जहाँ पर वो पाए गए उन प्लेसेस के अकॉर्डिंग, कुछ का उनके कलर्स के अकॉर्डिंग, और कुछ कह सकते हैं उनके जो फर्स्ट दो लेटर्स हैं वही ले लिए गए, ठीक है। और कुछ कह सकते हैं अब सेम होने के, अब देखो कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट सभी क्या है, सेम ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस केस में सभी का सी तो नहीं रख सकते। तो क्या किया, किसी में क्या किया, जैसे कि कैल्शियम को क्या कर दिया, Ca रख दिया। अब कार्बन में भी Ca आ रहा है तो A को हटा दिया, सिर्फ C रख दिया। अब क्लोरीन में भी C, अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से L ले लिया। कोबाल्ट को क्या किया, O ले लिया। तो अब सभी के सिंबल्स क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री में आज के टाइम पर, जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, सभी के सिंबल और नेम क्या है, डिफरेंट है। कोई भी दो एलिमेंट्स का नेम और सिंबल एक जैसा नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कह सकते हैं मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।